हेलो नमस्कार। मैं नील सक्रावा। 111 के सिलेबस में डे 29 में चैप्टर संख्या 4 हमारा चल रहा है। आगे बात करते हैं। इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द्विमीय गति में कण के विस्थापन, वेग और त्वरण के समीकरण। वैसे हमने इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ ली है, चैप्टर 3 में भी, 4 में भी इसके बारे में पढ़ लिया हमने। विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है। दूरी कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो विस्थापन के बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है। और हमने फिर बात की कि वेग कहाँ से आएगा, विस्थापन से वेग आएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। v इज इक्वल टू dx/dt, ये हमने निकाल लिया था। फिर हमने बात की थी त्वरण की। त्वरण कैसे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv/dt ये भी हमने सोल्व कर लिया था। और इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन फॉर्म का मतलब है इसका अवकलन रूप है। ये अवकलन, कोई भी राशि है उसमें परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन है उसी को ही अवकलन कहते हैं। वो विस्थापन का अवकलन है समय के सापेक्ष, जिसको वेग कह सकते हैं। वेग का अवकलन है समय के सापेक्ष, जिसको त्वरण कह सकते हैं। तो ये अवकलन फॉर्म भी है इसकी। अब हमें बताना है 2D। इसको हम 3D में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 2D में करेंगे वैसे 3D में। हमें पता है 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। 2D में दो कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मली हम उसको x और y एज्यूम कर सकते हैं। x और z भी हो सकते हैं, y और z भी हो सकते हैं, लेकिन दो ही कंपोनेंट होंगे, यानी दो ही एक्सिस होती है, x और y। द्वितल होता है सॉरी समतल होता है, इसीलिए चैप्टर का नाम भी समतल में गति है। दूसरा 3D होता है। 3D में कितनी एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है, x, y और z। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। 2D में तो क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। 3D में क्या आ जाएगा, x, y और z आ जाएगा। तो जो बात 2D के लिए अप्लाई होगी वही बात 3D के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हमें विस्थापन के समीकरण, वेग के और त्वरण के हमें प्राप्त करने हैं। वैसे देखो इसमें विस्थापन का जो समीकरण हम प्राप्त करेंगे वो समीकरण कक्षा 10 में भी यूज होता है गणित में। वहां B2D चलती है, जिसके अंदर दो कणों के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र, दूरी सूत्र कहते हैं। x2 - x1 प्लस y2 - y1 का अंडर रूट लेकर सोल्व किया जाता है उसको, स्क्वायर का अंडर रूट। वैसे यहाँ पर भी सोल्व करेंगे। देखिए क्या है, हम वेक्टर फॉर्म लेकर चल रहे हैं, सदिश रूप लेकर चल रहे हैं। सदिश फॉर्म में सोल्व करेंगे इसे। तो सदिश फॉर्म में आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। तो उस फॉर्म में व्यक्त कर दिया जाता है। आई कैप क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है उसको आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है उसको जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है उसको के कैप से लिखते हैं। तो हम 2D में मान रहे हैं दो एक्सिस है एक्स और वाई, इसलिए दो इकाई सदिश होंगे, आई कैप और जे कैप। यहां बढ़ा देता हूं मैं डायग्राम इसका, समझ ले इसको थोड़ा सा ध्यान से, पता चल जाए क्या है। ये उसका ओरिजिन है, मूल बिंदु। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके अकॉर्डिंग जब इकाई सदिश लेते हैं तो आई कैप होता है, इसके अकॉर्डिंग इकाई सदिश लेते हैं तो जे कैप होता है। ये सब चीजें अंडरस्टूड है, हम इनका यूज करेंगे डायरेक्ट। कोई कण जो है वो इस बिंदु से A से B की तरफ गति करता है, ऐसे जाना। तो सारी बात कहां से शुरू होगी, विस्थापन से शुरू होगी। विस्थापन क्या होता है, जब कोई स्थान परिवर्तन होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो कण जो है, कोई भी पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो वहां पर क्या होगा, विस्थापन होगा। दूरी विस्थापन हम बात नहीं करेंगे, वो हम पहले कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो क्लास देख ले, दूरी विस्थापन की चैप्टर संख्या 3 में होगी। पहली क्लास दूरी विस्थापन ही पढ़ा होगा हमने उसमें। तो जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट पाथ, सीधा पथ जो होता है, सीधा रास्ता, वो विस्थापन होता है। बाकी जितने भी होते हैं घुमा फिरा के किधर से भी चले जाए वो दूरी होती है। तो यहाँ A और B के मध्य ये विस्थापन है, वो AB है। हम ये ज्ञात कर लेंगे विस्थापन, तो फिर वेग के लिए वेग की परिभाषा लगा लेंगे, dx/dt का डिवाइड कर देंगे। और जब त्वरण की निकालेंगे तो dv/dt यूज कर लेंगे। इसका मतलब क्या, सारा बेसिक देखो काम आता है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक भी इसी प्रकार से सिलेबस में मैनेज किए जाते हैं
कि आप पहले का पढ़ रखा है, वो आप समझ में आया हुआ है, पता है, तो हम आगे का इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि इनका हमें डायरेक्ट यूज करना है। अब यहाँ सारी बेसिक बातें, विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, सबकी परिभाषाएं सारी यूज होगी यहाँ। अब देखो, जब सदिश फॉर्म में लेते हैं तो स्थिति सदिश के पदों में लेते हैं, फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होती है कि पॉइंट जो है, कण जो है, उसकी स्थिति कहां से व्यक्त करें, फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से। ऐसा बिंदु जो मूल बिंदु से स्थिति को व्यक्त करता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहां से इसका स्थिति सदिश क्या होगा, मूल बिंदु से मिलाएं तो ये होगा, ये एक स्थिति सदिश एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मूल बिंदु से लेने, तो मूल बिंदु से ए तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन अपनानी है, वही सदिश राशि, वो इसकी दिशा है, ये होगी इसकी दिशा। इसके अलावा जाएंगे तो वो विस्थापन भी होगा, ये अपने कहीं कोई इधर से भी जा सकते हैं, घूम फिर के याद है, तो लेकिन वो विस्थापन ही है, विस्थापन एक ही होता है, दूरी कितनी भी हो सकती है। यहां से बी तक पहुंचे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर ही जाना पड़ेगा, R1, और ये क्या हो गया, R2। अब देखो, ए से बी के बीच का जो विस्थापन हो तो क्या ए बी है, ए बी, हमें ए बी का मान निकालना है, ए टू बी। हम बी टू ए भी आ सकते हैं, तो फिर आप बी ए लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। ये बात हम आगे थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ेंगे, तब भी करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। ए बी का मतलब है कि ए से चलकर बी की तरफ जाया जा रहा है, बी ए का मतलब क्या है, बी से चलकर, तो दोनों में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, तो ये बराबर नहीं है। बराबर होंगे कब, अगर इनके बीच में क्या लगा, इनमें माइनस लगा दे। अब ये दोनों बराबर है, ये वैल्यू तो इनका परिमाण अगर ले तब तो बराबर है ही, तब तो वैल्यू तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, इधर से भी 5 ही रहेगी, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ए से बी जा रहे तो इधर, और बी से आ रहे तो इधर, हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, बराबर नहीं है, माइनस की फॉर्म में बराबर है, वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। अब देखें यहां से इस बिंदु के कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे, क्या मान सकते हैं, x1 y1, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x2 y2। निर्देशांक पता है कैसे होंगे कि इसकी स्थिति x से कितनी है, y से कितनी है, इसकी x से कितनी है, y से कितनी है। तो यहां से r1 वेक्टर को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे दे से। r2 वेक्टर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये लिखेंगे। अब देखो, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, हम किस फॉर्म में किससे सोल्व करें इसे, इसमें एक नियम लग रहा है जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, क्रमागत भुजाएं एक ही डायरेक्शन में होती है, और थर्ड जो साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो सेम डायरेक्शन की जो भुजाएं हैं उनका योग तीसरी के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या है, R1 प्लस डेल्टा आर, ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई, आगे पीछे, और ये सामने से आ रही है, सामने से आ रही है, तो ये अपोजिट हो गई। R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बाय द triangle OAB we can write as a R1 vector plus delta R vector is equal to R2 vector, and delta R vector that is equal to AB equal to R2 vector minus R1 vector, and put the values of equation first and second in this equation, then delta R is equal to R2 x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap plus y1 j cap। अब देखो इन दोनों में से i cap कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, इन दोनों में से j को कॉमन आ रहा है तो क्या होता है, y2 माइनस y1। तो ऐसे लिख दे इसे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप।
अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये जैसे विस्थापन की समीकरण आ चुकी है अपने पास, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा क्या बताता है, चेंज को बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो परिवर्तन किस में है, एक्स के मान में है। अंतिम मान एक्स का माइनस प्रारंभिक मान, तो परिवर्तन हो गया डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अगर इसका परिमाण निकालना है, परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालते हैं, इकाई सदिश में इनमें हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है, परिमाण आ जाता है। यहाँ दो ही एक्सिस है, एक्स और वाई है, तो इसको हम ले लेंगे। तो परिमाण, विस्थापन का परिमाण क्या है, विस्थापन सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, विस्थापन सदिश का परिमाण क्या आएगा, डेल्टा आर लिख दो या डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिख दो, इज इक्वल टू अंडर रूट, आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कक्षा 10 में हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यहीं से आता है, वहां तो डायरेक्ट यूज करते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। डेल्टा एक्स का मतलब हमने इसी बात को शॉर्ट में लिख दिया। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे। जब डेल्टा y की वैल्यू निकालनी होगी तो भी क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे। ये तो आगे, अब इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इक्वेशन 4 डेल्टा की फॉर्म में है, तो ये तो आगे विस्थापन की समीकरण, कौन सी समीकरण, 3, 4, समीकरण 3 लिख दो चाहे 4 लिख लो, दोनों ही किसको शो करती है, दोनों ही विस्थापन की समीकरण को शो करती है। अब हमें वेग की निकालनी है, तो अब आप वेग की परिभाषा लगा दो, सिंपल सी परिभाषा क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो समीकरण 3 व 4 किसकी समीकरण है, यहां समीकरण 3 व 4 विस्थापन की समीकरण है। दूसरी लेते हैं अपने वेग की समीकरण। अगर विस्थापन की समीकरण आपको समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी तो क्या करना है, समीकरण 4 का अवकलन कर दो। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो यहां से इसका अवकलन करें तो क्या करें, डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा और डी में भी अभी हम बात करें क्या अंतर है। डेल्टा टी का डिवाइड कर दिया, अगर क्या लगा दें, वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा लगा दो आप इसके अंदर, और परिभाषा क्या है, नॉर्मली परिभाषा है v इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं, dx अपॉन dt। अभी हम इसमें d में भी कन्वर्ट करेंगे, इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डेल्टा की फॉर्म में। तो समीकरण 4 में किसका भाग दे दें, डेल्टा t का भाग दे दें। समीकरण 4 में डेल्टा t का भाग देने क्या आएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अभी मैंने बताया कि इसको अलग अलग तरीके से इस फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं और विदाउट डेल्टा की फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं, दोनों ही लिखेंगे हम वेग की फॉर्म में। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसमें भी डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप में भी डिवाइड कर दिया किसका, डेल्टा टी का। तो वैल्यू क्या आ गई, अलग अलग कर दो इसको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप।
अब देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो क्या हो गया, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग हो गया। तो डेल्टा की फॉर्म में ले रहे हैं तो वेग भी डेल्टा की फॉर्म में डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम त्वरण निकालेंगे तो फिर डेल्टा टी का भाग देंगे। त्वरण की इक्वेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू dv बाई dt, या डेल्टा की फॉर्म में लिए तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां से अपने पास आ गया डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v i कैप प्लस डेल्टा v j कैप। अब ये नहीं है भी डेल्टा v तो कॉमन ले ले, दोनों में से सेम आ गया, ये नहीं है। ये वेग किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ये वेग किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। इसलिए इसके पैर में मैं छोटा सा x और छोटा सा y लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये जो डेल्टा v है वो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस है, और ये जो डेल्टा v है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है। दोनों जो है अलग अलग वैल्यू है, सेम नहीं है दोनों वैल्यू। एक तो ये तरीका है इसमें वेग का समीकरण प्राप्त करने का, जो हमने प्राप्त कर लिया समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। अब देखो यहां से हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं, यहां से इसका परिमाण निकाला जा सकता है। परिमाण किसका, वेग का परिमाण। तो क्या आएगा, डेल्टा v वेक्टर का परिमाण लें तो क्या देगा, अंडर रूट डेल्टा वी एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वी वाई का स्क्वेयर। अब इसको d की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इसी इक्वेशन को। देखो कैसे करेंगे हम, जब वेग के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक परिभाषा ये भी लिखी थी कि तात्क्षणिक वेग, दो तरह के वेग होते हैं, एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है ये जो वेग ले रहे हैं औसत वेग होता है, दो पॉइंट्स के बीच का अंतर जब विस्थापन की फॉर्म में लेते हैं तो उससे जो वेग आता है, चाल आती है, वो क्या आती है, वो औसत आती है। जैसे मान लो हम एक जगह से दिल्ली से जयपुर गए और वहां की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। ये एग्जाम्पल मैंने उस समय भी दिया था, हमने पहले पढ़ा था, न्यूमेरिकल वगैरह किए थे, तब भी बात की थी कि दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, मान लो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और वो 300 किलोमीटर मान लो 5 घंटे में कवर होती है। 5 घंटे में गाड़ी चलाना पड़ता है, 5 घंटे। तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी, चाल कितनी होगी, किसी स्पीड से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 300 में किसका भाग दे दिया, 5 घंटे का भाग दे दिया। घंटे में वैसे मीटर पर सेकंड में निकालते हैं अपने एमकेएस के अकॉर्डिंग, घंटे में बात कर रहे हैं। तो 300 में 5 से भाग दे दिया 60। इसका मतलब जो स्पीड आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या है, वो एक औसत स्पीड है, औसत है, एवरेज है पूरा। लेकिन क्या हुआ, जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट किया है तो वो डायरेक्ट 60 पे स्टार्ट नहीं हुई है कोई भी गाड़ी। कितने पे स्टार्ट होती है, 0 पे। 0 से फिर वो 10 पे आती है, पहला गियर लगता है, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, 20 पे आती है, दूसरे गियर में आती है गाड़ी, फिर तीसरे गियर में आती है, 40 पे पहुंचती है, चौथे गियर में आती है, 60 पे पहुंचती है, 5वें गियर में चलती है, 80 तक पहुंचती है, 90 तक चलती है। औसत स्पीड जो आएगी वो 80 है। तो फिर वहां आगे मान लो जाम लगा हुआ है, ब्रेकर आ गए, तो 80 से स्पीड वापस कितने पे आ जाती है, 30 पे आ जाती है, 40 पे आ जाती है। जाम लगा हुआ है, आगे सिग्नल रेड है, वहां हम रुक गए एक 60 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी जो है वो चाल जो स्पीड जो है वो कितनी हो गई, वापस 0 हो गई, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अपने तो क्या कहते हैं कि एवरेज 60 का आया हमारा, इसका मतलब 60 की स्पीड से थोड़ी गए, कभी 0 पे भी हुए, कभी 20 पे भी हुए, कभी 40 पे भी हुए। तो पर्टिकुलर एट दैट टाइम जो वेलोसिटी ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार है, उसी को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उस पार्ट के लिए जस्ट टाइम उसी समय देखना हो तो उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम नहीं लेते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। इट मींस उस समय डेल्टा टी या टी जो है दैट इज टेंड्स टू 0 है। जैसे चलती गाड़ी में हमने स्पीड देखी 30 पे है, तो हमें वो देखने में जो समय लग रहा है दैट इज नेग्लिजिबल, वो नगण्य है, वो नहीं काउंट किया जाएगा। तो वहां उसी समय किसी समय विशेष पर जो होता है उसको
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, समय का मान लगभग 0 की ओर अग्रसर है लेकिन न के बराबर है, तब डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है। डेल्टा और डी कब लिख देते हैं, जब डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0, उसका मान 0 की ओर हो, यानी उसी पर्टिकुलर उसी क्षण का जो मान है उसको लिख देते हैं डेल्टा की फॉर्म में। ठीक है, बाकी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही किसको शो करती है, डिफरेंस ऑफ एक्स को शो करती है, परिवर्तन को शो करती है, लेकिन दिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, तो आप जरूर ध्यान रखें। तो इस समीकरण से इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, याद रहेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। दिखाई दे रहा है, देख ले, दिख तो रहा क्या, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम क्या, वेग, ये तो गया वेग, और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे dx बाय dt। ठीक है, या dx बाय dt लिख के उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, v लिख देंगे, v आई के x, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d में, और dx अपॉन dt क्या है, चाहे तो पूरा लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हमने, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप, और v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v, लेकिन कौन से x के अकॉर्डिंग है, x के अकॉर्डिंग, आई कैप प्लस v y j कैप। इस तरह से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है, ये भी इसी की फॉर्म है। अब इसका भी परिमाण निकाल सकते हैं, परिमाण तो हमेशा क्या होगा, आई कैप की गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप की गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप की गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से जे का परिमाण यहां से भी आ जाएगा, क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये तो v वेक्टर है, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये परिमाण की फॉर्म, सामान्य ऐसी फॉर्म यूज करते हैं जहां पर भी यूज करते हैं, लेकिन वो आती कहां से, उनको सिंप्लीफाई करना हो तो इस तरह से, अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आता है एनुअल एग्जाम में, तब आप पूरा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में जो बात यूज होती है वो क्या है, वो सिंपल डेफिनेशन जो अपने पास होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर है निर्देशांकों का एक्स और वाई का, वही डिस्प्लेसमेंट है, तो वो यहां से आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसका परिमाण निकालना हो तो यहां से, वेग निकालना हो तो सिंपल सी परिभाषा काम में आती है dx अपॉन dt, या अगर इस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म है तो dr अपॉन dt लिख देते हैं, जैसा ही अपने पास लिखा हुआ डेल्टा की फॉर्म में। और जब त्वरण निकालना है तो dv अपॉन dt। तो हमें क्या इक्वेशन, विस्थापन की फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन जो हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे, नॉर्मली जो इक्वेशन है वो विस्थापन की फॉर्म में दी जाती है कि r वेक्टर इज इक्वल टू 2x i कैप या 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप माइनस 5t k कैप, ऐसे लिख दिया t की फॉर्म में। तो हमने t की फॉर्म में क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन समाकलन की क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिनको नहीं आते हैं तो पहले आप अवकलन की क्लास और समाकलन की क्लासेस हैं अलग अलग, शायद 3rd चैप्टर में हमने की थी, उसी दौरान आप देख लें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो दोनों क्लासेस जो है वो आप देख लें। अवकलन समाकलन आपको पहले आना चाहिए, वरना फिर ये दिक्कत रहेगी कि क्या मतलब है dx अपॉन dt का, dv अपॉन dt का, वो आपको ध्यान रखना। ये तो वे विस्थापन की और वेग की इक्वेशन लिख लें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले चाहे। जिनको ये लाइव देखते समय दिक्कत आती है वो आप विजिबिलिटी को सेट किया करें, इसमें क्वालिटी आती है, जहां आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां नीचे क्वालिटी का ऑप्शन आता है, क्वालिटी को आप 720 पे रखें, 720 पे या 480 पे तो कम से कम रखें 480 पे, 480 से ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल आपको सही दिखाई देगा। कुछ के मोबाइल में वो सेटिंग सही नहीं होती है, इस कारण भी गड़बड़ होती है। अब देखो इसमें त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की इक्वेशन, त्वरण की समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन
अब त्वरण के लिए क्या परिभाषा यूज होती है, वेग में परिवर्तन की दर, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लेंगे, इसीलिए हमने डेल्टा ई फॉर्म लिखे कि त्वरण निकालना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो डेल्टा टी का भाग दे देंगे सब में डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो क्या लिख देंगे इसको डीवी अपॉन डी टी एक्स के अनुसार वाई के अनुसार, वो क्या हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, एक ही फॉर्म आ जाए। तो सेम जो हमने वेग को लिया, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर त्वरण आप खुद करके देख सकते हैं, वैसे हम कर लेते हैं इसको। तो त्वरण की परिभाषा क्या है, A इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो समीकरण 5 से डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन में क्या करो भाग दे दो डेल्टा टी का, डेल्टा वी एक्स अपॉन प्लस डेल्टा वी वाई या कैप जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इनको अलग अलग कर दो, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, इसको डेल्टा ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ए एक्स आई कैप प्लस डेल्टा ए वाई जे कैप। डेल्टा में कंफ्यूजन होती है डेल्टा डी में, तो आप डायरेक्ट डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनका ध्यान रखिए ताकि वेग से हमें त्वरण बनाने में दिक्कत नहीं आए। अब देखो इसी इक्वेशन से समीकरण 7 से एक ही बार सोल्व कर लेते हैं हम। अब देखो यहां से भी इसका परिमाण निकाल सकते हैं, तो क्या है अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस ए वाई का होल स्क्वायर डेल्टा ए वाई का होल स्क्वायर। इससे पहले हम डी की फॉर्म में जैसी फॉर्म नॉर्मली यूज करते हैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहां लगा दें डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। सब वेक्टर फॉर्म में भी ध्यान रखा, कहीं नहीं लिया है तो भी आप ध्यान रखें, वेक्टर फॉर्म यही है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो हो गया डी वी अपॉन डी टी, ये क्या हो गया डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो गया डी वी वाई अपॉन डी टी, जे कैप है वाई की फॉर्म में, ये आई कैप एक्स की फॉर्म में, ये तो ए हो गया, इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये तो सदिश रूप हो गया इसका। अब इसका परिमाण निकालना हो, अगर त्वरण का परिमाण तो क्या आएगा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का परिमाण ऐसे लिख दो चाहे ए लिख दो बिना वेक्टर के तो भी परिमाण होता है, तो अंडर रूट आई के गुणा का स्क्वायर प्लस जे के गुणा का स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द्विविमीय गति में कण के विस्थापन वेग त्वरण का समीकरण। नोट डाल के एक बात और लिख सकते हैं आप कि यदि ये समीकरण त्रिविमीय गति में लिखने हैं तो त्रिविमीय गति के लिए वेग विस्थापन त्वरण के समीकरण, तो इस समीकरण में क्या प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1, या क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2। चाहे तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, बाकी कॉलेज एजुकेशन में इसका थोड़ा यूज होते हैं तो वहां डायरेक्ट यूज करते हैं हमने, इसलिए वो यहीं से आती है। जो बात 2D के लिए अप्लाई होती है वही बात 3D के लिए अप्लाई होती है। एक बीमा बढ़ जाती है, एक एक्सिस बढ़ जाती है, तो उस एक्सिस बढ़ने से एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो सभी में जहां ax ay आया है वहां az हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर है तो प्लस में क्या आ जाएगा भी z स्क्वायर होगा, लिख ले इसे, समझ ले अच्छी तरह करके देखें, आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें, रफ कॉपी पे थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे समझ के तो फिर आपको कोई भी दिक्कत
नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें हम करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें। कोई भी समस्या है तो आप शेयर कर सकते हैं। इस चैप्टर, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम इसके बाद में इसकी न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। वैसे बीच में भी टॉपिक से रिलेटेड जैसे आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। उसके बाद में भी इस दौरान आप पिछली क्लासेस जो है किसी को कंफ्यूजन होती है तो देख लिया करें, दोबारा रिवाइज कर लें, देख लें, एक बार और पढ़ लें। फिर दिक्कत रहती है तो जहां जहां दिक्कत है वो पॉइंट आप लिख दिया करें कि मेरे को इस पॉइंट में दिक्कत है, अपना नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में। तो क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एक दो दिन में इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्लास रखी जाएगी। उस प्रॉब्लम क्लास में बाय नेम आपको बता दिया जाएगा कि किसी बच्चे की क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या आंसर है। जैसे किसी ने कह दिया मेरे को नहीं पता ये डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर कैसे है, तब हम उस प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लेंगे भाई ये कैसे आया, उनको बता देंगे। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि प्रॉब्लम क्लास एक बार भी होगी, तो आप कंटिन्यू देखते रहें, जहां दिक्कत आए जिस क्लास की उसको एक बार और देख लें, जहां जहां दिक्कत है वो बिंदु नोट करके आप लिख दें। एक बार प्रॉब्लम क्लास हो जाएगी, उसके बाद में अगर कोई लिखता है तो फिर बार बार करना, एक एक दो क्वेश्चन के लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, जहां पर भी प्रॉब्लम है वो आप पॉइंट उसके अंदर लिख दें कि मेरे को इस पॉइंट में दिक्कत है, ये सोल्व नहीं हुआ है, ये किस न्यूमेरिकल में दिक्कत है, तो वो आप लिख दें। हम उनको प्रॉब्लम क्लास में सोल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करें और खुश रहें। गुड नाइट।